नमस्कार। दीवार में एक खिड़की रहती थी कि भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हमने कहानी में देखा कि कहानी के जो मुख्य पात्र हैं रघुवर प्रसाद, वो एक महाविद्यालय में लेक्चरर हैं और उनकी जो आम दिनचर्या है वो महाविद्यालय से आना, घर को जाना, घर भी नहीं उनका एक किराए का कमरा है, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक खिड़की है जहाँ से बच्चे उन्हें झांक के देखते रहते हैं और जिसके बाहर से वो अपनी कल्पना की दुनिया से काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं। इसी बीच उन्हें रास्ते में आते जाते वक्त अक्सर रोज़ ही एक हाथी भी नज़र आता है और रघुवर प्रसाद ये सोचते रहते हैं कि क्या मैं इस हाथी की सवारी आज ले लूँ। तो आइए आज आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि भाग 3 में हम रघुवर प्रसाद की निजी ज़िंदगी और उनके कमरे के बारे में जानेंगे। तो कहानी में विनोद कुमार शुक्ल जी ने बताया है। अगर मैं स्पष्ट रूप से आपको आंकड़े बताऊं कि कैसे क्या क्या कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक छोटा सा कमरा था जिसका किराया 30 रुपये महीना होता था और उसमें बिजली का मीटर अलग था और वो इतना छोटा सा कमरा था कि वहाँ पे आप बस एक चारपाई बिछा सकते थे, दो चारपाई की भी जगह नहीं थी। रघुवर प्रसाद की सोच को यहाँ बताया गया है कि वो ये सोचते थे कि ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी एक ही चारपाई पे सोए। तो अगर ऐसा मुमकिन हो पाता तो वो अपने कमरे में दो चारपाई का बंदोबस्त करते। पर अफसोस वहाँ पे दो चारपाई का जगह ही नहीं था, वो कमरा इतना छोटा था। वहाँ पे कुछ घरेलू सामान के लिए जो डिब्बियाँ थी वो उसकी बड़ी बहन ने दी थी और उनकी बड़ी बहन के जो हस्बैंड थे वो एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। तो आटा, दाल, चावल वो चाहते थे कि उसे पन्नियों में रखे, पर चूहे के डर से, जैसे कि आजकल भी आप देख रहे हैं कि चूहा कितना सामान खराब करता है, तो रघुवर प्रसाद को भी ये डर था कि चूहा उनके घर का सामान खराब कर देगा। तो वो आटा, दाल, चावल इसको भी डिब्बे में ही रखते थे। साथ ही साथ उन्होंने 3 गमले भी लगाए थे जिसमें एक तुलसी का पौधा था और 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे हुए थे और फर्श काले पत्थर का था और ये इससे जिसे फर्शी पत्थर भी कहा जाता है, फर्शी पत्थर। तो इनका जो गांव था, रघुवर प्रसाद जी जहाँ रहते थे वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे था, 1.5 घंटे का समय लगता था। और इनके घर में इनके माता पिता थे, इनका भाई था, इनकी पत्नी भी थी और अभी तक ये गृहस्थी का सामान जुटा रहे थे ताकि अपनी पत्नी को अपने साथ यहाँ पे जहाँ ये छोटे से कमरे में रहते थे वहीं पे रख पाए। तो आगे कहानी में हम ये देखते हैं कि रघुवर प्रसाद शादी के बाद एक शौचालय, वहाँ पे 3 कमरे थे जहाँ ये रहते थे। एक रघुवर प्रसाद जी का कमरा था, साथ में बगल में और 2 कमरे थे। तो उसके अलग अलग शौचालय बाहर में बनाए गए थे। जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने भी एक शौचालय किराए पे ले लिया जिसका महीने का रुपए था 8 रुपये, जिसका किराया 8 रुपये था। और देखा जाए तो 30 रुपये एक कमरे का किराया और 8 रुपये शौचालय का। रघुवर प्रसाद जी को ये कुछ हिसाब सही नहीं लगता था, पर मजबूरी थी क्योंकि शौचालय ज़रूरी था। वहाँ पे कोई रोशनी या कोई लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। तो कोई इंसान अगर शौचालय में जाता था तो बाहर एक डिबरी रख देता था, छोटी सी दिया जो होता है उसको अगर नीचे बाहर रख दो सीढ़ी के पास तो शौचालय के अंदर तक रोशनी जाया करती थी। आगे हम ये देखते हैं कि एक दिन महाविद्यालय से लौटते वक्त रघुवर प्रसाद को फिर से कोई टेम्पो नहीं मिलता और हल्की फुल्की बूंदी बांदी बारिश भी हो रही थी। और बारिश हो रही थी और ये भी डर था कि बारिश कहीं तेज ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज इन्होंने मन बना ही लिया था कि अगर आज इनको हाथी दिख जाएगा तो ये हाथी की सवारी कर ही लेंगे। ये बहुत कोशिश करते हैं टेम्पो को रुकवाने की, एक टेम्पो, दूसरी टेम्पो, तीसरी टेम्पो, ऐसे कई टेम्पो आती हैं और चली जाती हैं, पर सारी टेम्पो पहले से वहीं से भरी हुई चली आ रही थी। तभी इनको वो हाथी जिसे ये रोज़ देखते थे हाथी नज़र आता है। तो जो हाथी का जो चालक वो जो रहता है, युवा साधु, वो पूछता है कि बाबू क्या आप सवारी करेंगे, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ।
तो आज ये बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ले चलो। तो इनके पास छाता भी होता है, जैसे कि हल्की बूंदी-बांदी बारिश हो रही थी, तो ये छाता को बंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उस पे बैठ जाएँ, हाथी पे। क्योंकि पहले कभी बैठे नहीं थे और हाथी का शरीर बताया गया है कि खुरदुरा था, ऐसा मुलायम सा, चिकना सा नहीं था, जैसे दूर फ़ोटो में हम लोग देख लेते हैं। तो ये बैठते हैं और किसी तरीके से खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि हाथी से गिर ना जाए। एक हाथ में इनके अभी भी बंद छतरी है और एक हाथ से वो रस्सी पकड़ के हाथी को बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक से कंफर्टेबल हो जाए। तो तभी ये रास्ता पूछता है कि बाबू आपका घर किधर है? तो ये इधर ऐसे करके इशारा करते हुए बताते हैं कि इधर की ओर ले चलो। किताब में पूर्व पश्चिम कोई ज़िक्र नहीं है, तो बस ये इधर करके इशारा बताया गया है। तो वो अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे वो अपने घर के करीब जाने लगते हैं, देखते हैं घर के बाहर काफ़ी शोर हो रहा है। काफ़ी औरतें हैं और खुशियों में, जैसे वहाँ पे गाँव में आप देखेंगे गीत होने लगता है, ढोल-वोल बजने लगते हैं, गीत होने लगता है। ढोलक और मजीरे के साथ गवनई सुनाई दे रहे थे, तो गवनई इनको सुनाई देने लगता है। तो कहीं न कहीं इनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पत्नी आ गई हो। फिर सोचते हैं कि नहीं, माताजी भी तो आ सकती हैं। और काफ़ी कुछ इनके मन में सवाल चल रहे थे और जैसे-जैसे ये करीब जा रहे होते हैं, देखते हैं एक नीम के पेड़ के पास चारपाई बिछाई गई है। एक पतला सा कोई दरी बिछाया गया है जिस पे इनके पिताजी विश्राम कर रहे हैं और इत्तेफाक से ये हाथी उसी चारपाई के जस्ट करीब जाके वहीं पे रुकती है। तो ये उतरते हैं। इनके पिताजी भी अभी तक रघुवर प्रसाद को पहचान नहीं पाए थे। ये सोचते हैं पता नहीं कौन है, हाथी की सवारी कर रहा है। तो पिताजी अभी देख ही रहे होते हैं, तब तक ये युवा साधु जो था, जो हाथी का रखवाला था, उसको धन्यवाद करते हैं और उसे जाने की आज्ञा देते हैं। उसके बाद इनके पिताजी पहचानते हैं कि अरे ये तो मेरा बेटा रघुवर प्रसाद ही है। तो ये अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं हाल-चाल कि कैसा है, क्या चल रहा है? कहीं न कहीं मन में इन्हें जानने की उत्सुकता भी थी कि इनकी पत्नी आई है कि नहीं आई है। तभी इनके पिताजी बताते हैं कि तुम्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ दिया जाए। तो मैं बहू को विदा कराने आया था। तो ये जान के इन्हें बहुत खुशी होती है, सोचते हैं कि कब इन्हें मौका मिलेगा कि ये 2 शब्द अपनी पत्नी से बात कर पाएँ। साथ ही साथ ये पिताजी से पूछते हैं कि आपने चाय नाश्ता किया कि नहीं किया? तो पिताजी एक कप की तरफ इशारा करते हुए जो चारपाई के पास रखी हुई थी, दिखाते हुए कहते हैं कि देखो मैंने चाय पी ली है, ये लो कप उठाओ, इसको जाके धुल लो और जाओ तुम भी चाय पी लो। चाय पे चर्चा हो ही रही थी कि आप चाय पी लीजिए, आपने चाय पिया कि नहीं। इसी के साथ-साथ एक बहुत ही खूबसूरत संवाद है पिता और बेटे के बीच में, जो ये बताता है कि रघुवर प्रसाद के घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी और कहीं न कहीं इनके सैलरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो कुछ ये जो संवाद है मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पिताजी इनसे पूछते हैं कि तुमने चिट्ठी नहीं लिखी क्या? मुझे चिट्ठी नहीं मिली। तो कहते चिट्ठी तो मैंने लिखी थी। तो उसके बारे में ये है। कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेजे, घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा, पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा मुंह धो लो, चाय पी लो, थके होगे, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती? वहां कौन देखता? आपने चाय पी? हाँ पी लो। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना। तो इससे ये पता चलता है कि उनका भाई जब बीमार हो गया, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। चिट्ठी पहले हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग थी। जैसे आज फ़ोन है, व्हाट्सएप, अलग-अलग फीचर्स हैं हमारे पास, वीडियो कॉल कर सकते हैं, नेट कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, अलग तरीके से। टेलीफ़ोन तो बहुत ही पिछड़ा ही हो चुका है आज के ज़माने में। तो बहुत सारे फीचर्स, मेल वगैरह हो चुके हैं, स्काइप वगैरह। तो पहले चिट्ठी एक माध्यम था कि हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो उस बीच जब रघुवर प्रसाद काफ़ी दिनों तक अपने घर पे चिट्ठी नहीं लिखे या लिखे थे घर पे पहुंच नहीं पाई थी,
तो उनके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। उसके बाद ही ये पूछते हैं कि आप यहाँ आए होंगी तो शायद कमरे में ताला बंद होगा। तो उनके पिताजी बताते हैं नहीं, मेरे पास भी एक चाबी थी। इसी बीच माता जी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। उनको खांसते-खांसते, इसमें लिखा हुआ है, ठसका ज़रूर हो जाता है। मतलब एकदम बेदम हो जाना, इतनी खाँसी उखड़ जाती थी कि लगता था प्राण निकल जाएँगे। और इनके पिताजी भी काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। तो कहीं न कहीं रघुवर प्रसाद के मन में ये ख़्याल आता था कि शायद वो अच्छे बेटे नहीं हैं, अपने माता-पिता का, अपने परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तभी उन्होंने धीरे-धीरे देखा कि सारी औरतें जो आई हुई थी, वो उनके कमरे से चली गईं। रघुवर प्रसाद जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं, देखते हैं कि काफ़ी अंधेरा हो गया था। पिताजी ने उन्हें ये कह के भेजा था कि बहू से कहो सांझ हो गई तो दिया जला दे, क्योंकि शाम को घर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, घर में रोशनी होनी चाहिए। तो ये जाते हैं और सोचते हैं कि बात कैसे शुरू की जाए, क्या बोले। तो पत्नी से पूछते हैं, तुमने चाय पी? फिर दोहराते हैं, तुमने चाय पी? अभी ये पूछ ही रहे थे कि पिताजी आ जाते हैं और खांसने लगते हैं। तो पहले ज़माने में आपने ध्यान दिया होगा, या अभी भी बड़े बुजुर्ग अगर कोई यंग कपल हो आते हैं तो वो थोड़ा सा खास के सॉर्ट ऑफ नोटिस या बताना कि हम आ चुके हैं, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंस को बताते हैं। तो इनके पिताजी भी आके खास के बताते हैं कि भाई देख लो थोड़ा ठीक से। तो इनकी पत्नी जल्दी से दिया जलाती हैं, तो देखते हैं कि गुलाबी रंग की बहुत सुंदर सी साड़ी इनकी पत्नी पहनी हुई थी और लाख की चूड़ियाँ पहनी थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तभी इनके पिताजी कहते हैं कि ये आज ही गाँव चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं और बस पकड़ लेंगे। काफ़ी ज़िद करने पर भी वो नहीं माने और बोले कि जो सुबह पूड़ी सब्जी लाए थे उसे ही खा लेंगे, खाने के लिए रख लेंगे और बस पकड़ लेंगे। पिता को बस अड्डे तक छोड़ने के लिए रघुवर प्रसाद भी उनके साथ गए और उनके लौटते लौटते 9:30 बज चुका था और उस समय काफ़ी अंधेरा हो जाता था। तो जैसे ये वापस लौटे, इन्होंने कोशिश की, दरवाज़ा खटखटाया। तब तक बगल से पड़ोसन आ गई, क्योंकि आसपास भी परिवार रहता था। तो बोली, बहू सो गई होगी, ज़ोर से खटखटाओ। तो ये खटखटाए। अब ये सोच रहे थे कि भाई पड़ोसिन अंदर जाए, मैं जाऊं अपनी पत्नी से बात करूं, तो पड़ोसिन जा ही नहीं रही थी। कि नहीं, ज़ोर से खटखटाओ। इन्होंने फिर खटखटाया तो दरवाज़ा खुल गया। मानो उनकी पत्नी ने बहुत धीरे से कुंडी खोल दी होगी और इनको एहसास ही नहीं हुआ। तो ये घर के अंदर प्रवेश किए। पत्नी से इन्होंने पूछा कि देखो मुझे बुखार तो नहीं हुआ। जब पत्नी ने इन्हें छू के देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि पत्नी का शरीर ही ज़्यादा गर्म था। तो इन्होंने उसके हाथ नब्ज़ चेक करने की कोशिश की, जिसको हिंदी में इसको नाड़ी बोलते हैं। तो इसको देखने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने इतनी चूड़ियाँ पहन रखी थी कि उनकी नाड़ी मिल ही नहीं पा रही थी, जिसमें से उन्होंने बताया कि 2 चूड़ियाँ तो टूट ही चुकी हैं। तब तक ये पूछते हैं तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर ये पूछते हैं तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत बात इनकी हो पाती है और कहीं न कहीं जो एक चुप्पी थी, एक सन्नाटा था, वो दूर होता है। एक बहुत ही सुकून भरा जीवन इनका रहता है। बहुत ही आम सी भाषा, आम सी बातचीत, एक जिसमें अपनापन झलक जाए। जैसे कि उनकी पत्नी पूछती है कि आप पैदल तो नहीं आए? आपको हाथी मिला कि नहीं आए? आप बस से स्टैंड से वापस कैसे लौटे? तो आप कल घुड़सवारी से गए थे। तो ऐसे ये लोग आपस में बात करते-करते ही सो जाते हैं और ये कहानी, ये चैप्टर फ़िलहाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। जिसमें सुबह-सुबह छोटी-छोटी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आती है। तो अगला पार्ट हम इसके बाद शुरू करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।